इकलौते वारिस बन गए हैं, नौजवानों को वारिस बन गए हैं। जब मिल्कीपुर में अभी जल्द में उपचुनाव हुआ है, वहां बीएसपी नहीं लड़ी। बीएसपी वहां 45,000 46,000 वोट पाती थी। बीएसपी नहीं लड़ी तो इनको 25-50 तो पाना था, 30-40,000 पाना था। वोट कितना मिला है? 5,000 भी नहीं क्रॉस हुआ। बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों मैं अपने चैनल पे। दोस्तों आपको पता ही है कि बहुजन समाज पार्टी जो है कि 2007 में अकेले चुनाव लड़के और बहुमत हासिल कर चुकी है। सभी लोग ये बात जानते हैं, कोई इनकार नहीं कर सकता इस बात को। और एक जो है कि इंटरव्यू में विश्वनाथ पाल जी जो हैं वह देखिए कि चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के बारे में उन्होंने क्या बोला और अपनी पूरी रणनीति उन्होंने समझाया और किस तरीके से जवाब दिया। या जो है कि उनकी जो वीडियो को जो इंटरव्यू है वो इंटरव्यू की वीडियो कम से कम 20-21 मिनट की होगी। आप अगर टाइम आपके पास होगा तो आप उस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। मैं वीडियो लगा रहा हूँ, आप देखिए। कुछ दिन पहले बोला है कि जब चुनाव नजदीक आता तो कुछ बरसाती मेढक सामने आ जाते हैं। और वो जो आएंगे कौन है कि ओबीसी अकेले दम पर हमने 2007 में सरकार बनाई, मानवर लड़ नहीं लेंगे। सरकार बनाई है फुल फ्लैश। तेल के पूछ लो कि एक पाल सांसद है, नहीं है। एक यादव है, नहीं है। एक भी प्रजापति नहीं है। एक भी चौहान नहीं है। एक भी चौरसिया नहीं है। कौन सा पीढ़ी है? अगर पूछोगे यादव कितने सांसद हैं? 5। कौन है परिवार के? पिछले कुछ चुनाव से बीएसपी राजनीतिक रूप से हाशिए पर दिखी है। वोट परसेंट घटकर तकरीबन 9% के आसपास आ गया। लेकिन क्या 2027 के लिए बीएसपी नई प्लानिंग के साथ आ रही है? 9 अक्टूबर को बीएसपी की मेगा रैली आप कह लीजिए लखनऊ में होने वाली है, क्योंकि कांशीराम जी की पुण्यतिथि है उसमें। और कहीं ना कहीं ताकत दिखाने की एक बड़ी कोशिश बीएसपी की तरफ से हुई। हमारे साथ विश्वनाथ पाल हैं जो कि बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे ही समझते हैं कि आखिर ये कौन सी तैयारी है और सियासत पर इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। विश्वनाथ जी, ये जो 9 तारीख को आपकी एक मेगा रैली हम लोग समझ रहे हैं कि है, क्योंकि कांशीराम जी की पुण्यतिथि है, तो क्या होने वाला है इस दिन? क्या आप लोग सचमुच बड़ी ताकत दिखाने जा रहे हैं? देखिए, मानवर कांशीराम साहब की 9 अक्टूबर को पुण्यतिथि है। जो पहले भी हम लोग पुण्यतिथि मनाते थे माननीय बहन जी के निर्देशानुसार, तो हम जिला मुख्यालय पर, मंडल मुख्यालय पर एक विचार गोष्ठी के रूप में मनाया करते थे। लेकिन कई सालों से जहां पर माननीय बहन जी ने एक विशाल स्मारक स्थल स्थापित किया है मानवर कांशीराम साहब से के नाम से, पुरानी जेल रोड पर, वहां एक विशाल प्रतिमा भी लगी है मानवर कांशीराम साहब की। और वहां पर कई महीनों से, कई सालों से मरम्मत का काम चल रहा था, जिसमें हम लोग कई सालों जाते थे, लेकिन बाहर एक पोस्टर लगा के करते थे। लेकिन अब की बार वो मरम्मत का काम पूरा हो गया है, जिसमें हम लोग जाएंगे तो मानवर कांशीराम साहब को समर्पित भी करेंगे, अपनी श्रद्धा समर्पित करेंगे पुण्यतिथि के मौके पर। तो उसमें अब की बार हम जिला मुख्यालय या मंडल मुख्यालय पर कार्यक्रम नहीं करेंगे। हम एक जगह उत्तर प्रदेश में जो मानवर कांशीराम साहब स्मारक स्थल है, माननीय बहन जी के निर्देश पर, गाइडलाइन में, वहां हम लोग पुण्यतिथि मनाएंगे। और वहां पर माननीय बहन जी उस कार्यक्रम का जो प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है उस पे बहन जी का संबोधन भी होगा। नहीं तो अब पूरी ताकत, इसका मतलब आप एक जगह के लिए लगा रहे हैं, तो क्या पूरे प्रदेश से लोग जुट रहे हैं? क्या इसे मेगा रैली की तरह देखा जाए? निश्चित है कि पूरे प्रदेश के लोग इकट्ठा होंगे, लेकिन रैली का कोई नाम नहीं है। माननीय बहन जी ने कहा प्रदेश स्तरीय पुण्यतिथि हम लोग मानवर कांशीराम साहब स्मारक स्थल पर मनाएंगे। और वहां पर क्योंकि इस वक्त हमारे पास एमपी कोई नहीं है, विधायक एक हैं, और हमारी गवर्नमेंट भी नहीं है कि हम आरटीओ के द्वारा कह के बस लगवा लें। जैसे और लोगों की रैलियां होती तो वो सरकार के बल पर बस लगवा ली जाती, सरकारी बसें लग जाती हैं। तो लेकिन हमारे जो मानवर कांशीराम साहब के अनुयायी हैं, जो उनको मानने वाले हैं, जिनको उन्होंने एक दिशा दी है, करोड़ों करोड़ लोगों को जिनको राजनीतिक ज्ञान दिया है, वोट का अधिकार बताया है, वो सभी लोग मानवर कांशीराम साहब जो मानने वाले हैं, उनके जो अनुयायी हैं, वो 9 अक्टूबर को स्मारक स्थल पर आएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। और वो खुद के स्वयं से अपने संसाधन से लोग आ रहे हैं। तो किस तरीके से संसाधन जुटा रहे हैं लोग? क्या देखिए, वो जो लोग मानवर साहब के अनुयायी हैं, उनके मानने वाले लोग हैं, वो खुद से अपनी व्यवस्था करके आ रहे हैं। जैसे आप देखते होंगे कि तमाम जगह लोग तीर्थ में, दर्शन में जाते हैं तो खुद संसाधन करके जाते हैं। वैसे मानवर साहब के जो अनुयायी हैं, जो उनको मानने वाले लोग हैं, वो सारे लोग अपने संसाधन से खुद आ रहे हैं 9 अक्टूबर को। और अब वो कितनी संख्या में आएंगे,
क्योंकि मैं अगर खुद बस देता किसी को, जैसे एक जिले में अगर मैं 10 बस देता तो मैं सोचता चलो 1000 लोग आ जाएंगे, लेकिन हम लोग का न विधायक है न सांसद हैं, एक ही विधायक हैं और ना तो हम सरकार में हैं, तो वो खुद अपने स्वयं के संसाधन से लोग आ रहे हो, कितनी बड़ी संख्या में आएंगे ये तो आकलन उसी दिन लगाया जा सकता है। तो ये एक आपकी सियासी ताकत भी आप दिखाएंगे अपने लोगों के जरिए कि इस दिन हम इतने लोगों की हमने भीड़ जुटाई और 2027 की तैयारी के तौर पर इसे देखा जाए? नहीं, वो तैयारी तो हमारी 2027 की चल ही रही है। अभी माननीय बहन जी के निर्देश पर हम लोगों ने बूथ गठन का सेक्टर का काम लगभग 2 मार्च से शुरू किए थे। अब इसी बीच में माननीय कांसीराम साहब पुण्यतिथि आ गई तो हम लोग पहले से मनाते, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बामसेफ DS4 के संस्थापक माननीय कांसीराम साहब ही हैं और माननीय कांसीराम साहब के एकमात्र उत्तराधिकारी मान्या बहन जी हैं, जिनको माननीय कांसीराम साहब ने अपने जीते जी पूरे होशो हवास में लक्ष्मण मेला मैदान में माननीय कांसीराम साहब ने मान्या बहन जी को बहुजन समाज पार्टी का अपना एक उत्तराधिकारी, मात्र एक उत्तराधिकारी बना के गए थे। तो मान्या बहन जी संबोधन करेंगे तो जो माननीय साहब के अनुयायी हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, मान्या बहन जी के जो लोग हैं, सभी लोग आएंगे और वहां मान्या बहन जी सब लोग, हम लोग सियासी ताकत के रूप में नहीं देखा जाए कि भाई बसपा भी अब उसको आप चाहे जिस ताकत में देखें, लेकिन हम लोग तो अपने महापुरुष मसीहा की पुण्यतिथि अर्पित करने आ रहे हैं, पुष्प अर्पित करने आ रहे हैं। भाई आपका वोट शेयर गिर के 9% से भी नीचे आ गया है, 9% के आसपास आ गया। आपके पास विधायक नहीं है, आपके पास लोकसभा के कोई सांसद नहीं है, तो लगता नहीं कि आप लोग इतने नीचे आ गए हैं कि यहाँ से उठना बहुत मुश्किल है? देखिए, राजनीतिक सियासत है, ये ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन इस बार जो मेरी तैयारी है, जिस तरीके 2007 में हम लोगों ने एक जनता का गठबंधन तैयार किया था, एक भाईचारा तैयार किया था, सेम उसी तरीके से जैसे इधर मान्या बहन जी ने जो 2 मार्च से हम लोगों ने बूथ कमेटी का गठन किया, तो हम बूथ पर अपने कमेटियों को तैयार किए, सेक्टर कमेटी तैयार की और फिर एक जनता का गठबंधन तैयार करने की ताकत में हम लोग लगे हैं। और निश्चित है कि वही 2007 के तर्ज पर उस वक्त भी हम लोगों ने किसी से गठबंधन नहीं किया था, अकेले जनता गठबंधन तैयार किया था। और इधर जो एक भाषा लोग बोलते रहते हैं अक्सर कि बीएसपी तो खत्म हो गई, बीएसपी मिट गई, लेकिन अभी चुनाव आयोग ने एक अपनी सूची जारी की है कि हमारे पास राष्ट्रीय पार्टी कितनी है। आज ही चुनाव आयोग ने जो घोषणा किया है उसमें इस देश की 3 नंबर की राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता आज भी बहुजन समाज पार्टी को है, भले ही हमारे MP विधायक नहीं है या 1 है 2 है, तो आज भी बीएसपी इस देश की 3 नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है और हम लोग फिर ताकत से आएंगे और 7 के तर्ज पर 27 में फिर माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम सफल होंगे। तो आपका इस बार कौन सा फॉर्मूला है? क्योंकि अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं, अकेले लड़ के तो आप लोग यहाँ तक आ गए कि अब न विधायक बचे, न सांसद बचे, न वोट बचा है, तो अब कौन से फॉर्मूले पे आप आ गए? नहीं, अकेले हमने सरकार भी बनाई है, लेकिन बहुत पुरानी बात हो गई ना, तो फिर नई भी बात हो सकती है। जब हमने बनाई थी उसके पहले भी हम लोग कोई दल से, जैसे तमाम दलों को आप देखोगे तो दलों के पास 2-4 नेता किसी दल से टूट के अलग हो गए, उन्होंने दल बना लिया, लेकिन बीएसपी नेताओं की पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। माननीय कांसीराम भी किसी साहब भी हमारे किसी दल के नेता नहीं थे, मान्या बहन जी भी किसी दल की नेता नहीं थी, एक कार्यकर्ता थे और उन्होंने इस देश में जिन समाज के लोगों को कई वर्ष बीत गया था चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिला, बाबा साहब ने वोट का अधिकार तो सबको दिया था। 78 ऐसी जाति पिछड़े समाज के लोग थे जिनको वोट देने का अधिकार तो बाबा साहब दे गए, तो चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था। माननीय कांसीराम साहब ने उनको जगाया, उनको आगे बढ़ाया, उनको वोट की कीमत बताई और एक नारा दिया जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी सारी भागीदारी। और इधर कुछ साजिशों के तहत जैसे एक तरफ 38 दल खड़े हो गए, एनडीए गठबंधन, एक इंडिया गठबंधन 28 दल इकट्ठा हो गए। इसके बाद भी अगर इनको अलग करके तुलना करेंगे तो इसके बाद भी बहुजन समाज पार्टी आज इन लोगों से भारी है, भले हमारी सीट ना आई हो। जो लोग कहते हैं ना कि दलित भाग गया, SC भाग गया, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो हम अम्बेडकर नगर में 2 लाख वोट पाए, सुल्तानपुर में 1,67,000 वोट पाए, भदोही में 1,60,000 वोट पाए, आजमगढ़ में हम 2 लाख वोट पाए, लालगंज में 2,08,000 वोट पाए, आपके घोसी में हमें 2,08,000 वोट पाए, चंदौली में पाए, बांदा में 3.25 लाख। किसका वोट है? जो लोग कहते सब भाग गए, ये कौन वो लोग वोट दे दिए? अब आज अगर उन दलों को जो 28 दल हैं, 38 दल हैं, उनको जो अलग करके तुलना करिए तो कोई भी दल बीएसपी की हैसियत में खड़ा नहीं होगा। आज भी अलग खड़ा करके अगर देखेंगे तो अगर किसी का हैसियत, तो जिस तरीके बीएसपी अकेले दम पर लड़ने की तैयारी कर रही, बोल दो लोग भी लड़ने के लिए, हैसियत सबकी पता लग जाएगी। नहीं तो आप भी गठबंधन में नहीं आएंगे। हमने गठबंधन करके भी देखा है। 92 में गठबंधन हमने किया था समाजवादी से, 67 विधायक आए थे। 96 हमने किया था कांग्रेस से, फिर भी 67 आए थे। 2002 में गठबंधन किसी से नहीं किया तो 100 आए थे, और 2007 में किसी से गठबंधन नहीं किया तो 206 आए थे। वो हमारा अनुभव है। बस खाली थोड़ा सा इधर हमारे लोगों के साथ एक गुमराह करके, साजिश करके, किसी ने कहा संविधान बदलेंगे, किसी ने कहा संविधान बचाएंगे, जबकि बाबा साहब पहले ही कह करके गए थे कि इस देश का संविधान हमने बहुत मजबूत बनाया है। अगर इस देश की हुकूमत करने वाले लोग ईमानदारी संविधान लागू कर दें तो देश की उन्नति हो जाए।
अगर ये शंका बाबा साहब के मन में थी तो ये भी रही होगी कहीं इस देश के लोग मेरे ना रहने के बाद संविधान बदल न दें। इसलिए बाबा साहब उस संविधान को बहुत मजबूत बना के गए हैं। इतनी आसानी से तो नहीं बदला जा सकता। उसकी आर्टिकल को बदल करके किसी का फायदा, किसी का नुकसान किया जा सकता है, जो कांग्रेस ने भी खूब किया है, समाजवादी ने भी किया है, आज बीजेपी भी कर रही। आर्टिकल को बदल करके ही जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं प्राइवेट कर दी जा रही है। क्या प्राइवेट में हमारे SC ST OBC का आरक्षण है? तो आप तो खुद ही सब खत्म कर रहे हो। एक तरफ कहोगे हम संविधान नहीं बदलेंगे, एक तरफ कहोगे हम आरक्षण नहीं बदलेंगे, लेकिन अगर सरकारी सेक्टर को आप प्राइवेट करते जा रहे हो तो हमारा तो खुद ही छिन जा रहा है। इस चीज को बहुजन समाज देख रहा है। SC ST OBC अकेले दम पर हमने 2007 में सरकार बनाई मान्यवर, लड़ नहीं लेंगे। सरकार बनाई है फुल फ्लैश और फिर उसी तैयारी में है। उस वक्त भी मेरा दलों का गठबंधन नहीं था, जनता का गठबंधन था। अब फिर उसी जनता गठबंधन तैयार करने में हम लगे हैं। लेकिन देखिए आपके भीतर भी क्षरण हो गया। आप ही के भीतर से निकल के लोगों ने दल बना लिए। चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग निकल आए जिनके चंद्रशेखर कभी BSP में रहे नहीं, कभी नहीं रहे जीवन में। या पूछ लेना कभी बूथ अध्यक्ष देख रहे हो? कुछ नहीं, वो आप लोग बताते हो। अभी मिल्कीपुर में उपचुनाव हुआ था जहां BSP नहीं लड़ी थी, और जो लोग बताते हैं ना कि वो दलितों के इकलौते वारिस बन गए हैं, नौजवानों के वारिस बन गए हैं, जब मिल्कीपुर में अभी जल्द में उपचुनाव हुआ है वहां BSP नहीं लड़ी। BSP वहां 45,000 46,000 वोट पाती थी। BSP नहीं लड़ी तो इनको 25-50 तो पाना था, 30-40 हजार पाना था। वोट कितना मिला है? 5,000 भी नहीं क्रॉस हुआ है। तो उनको तो एक भूमिका के तहत बनाया जाता, वो आ गए हैं, BSP विकल्प बन गए, दलितों के विकल्प बन गए, नौजवानों के विकल्प। अरे विकल्प थे तो मिल्कीपुर में जब BSP नहीं लड़ी तो उनको 20-25 हजार वोट को लेके आना था। मिला है वोट? नहीं मिला। तो इसकी एक साजिश के तहत किया जाता है। जैसे दलित युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसा लगता नहीं? मैं क्या कह रहा हूं, जुबानी मत बोलो, प्रैक्टिकली देखो ना कि मिल्कीपुर में जब BSP नहीं लड़ी तो वो नौजवान जो बता रहे हो कि पूरे उनके साथ हो गए, दलित हो गए, कहां चले गए थे? वोट में कन्वर्ट होना चाहिए ना। वोट तो 5,000 भी नहीं मिला। पूरे इंडिया में इंडिया गठबंधन को बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज, हम ये नहीं कह रहे हमारे साथ नहीं, हमारे साथ भी रहा, लेकिन बड़ी संख्या में NDA को हराने के लिए खड़ा हुआ। लेकिन एक सीट पर निर्दल को गया, क्यों? ये भी सोचने का विषय है। अब वो आप लोग समझो क्यों गया। हम तो इतना ही बोल देते तो ज्यादा हो जाता है। ये कहीं नहीं गया तो एक जगह क्यों गया? क्या वहां सपा इंडिया गठबंधन नहीं लड़ रहा था? क्या वहां नहीं लड़ रहा था? वहां भी लड़ रहा था। उनको ले जाया गया कि आप एक को जिताओ। नहीं, अब वो आप समझो, मैं नहीं कह सकता। माननीय भाई ने कुछ दिन पहले बोला है कि जब चुनाव नजदीक आता तो कुछ बरसाती मेढक सामने आ जाते हैं, और वो जो आएंगे कौन है वो उसको भी समझ जाओगे, टक्कर करना शुरू करेंगे। तो चलिए युवाओं की जब बात कर रहे हैं तो आकाश आनंद क्या अब इस जो रैली में एक तरीके से 2027 के चेहरे के तौर पर, वैसे तो मायावती ही हैं, लेकिन क्या उनके बाद आकाश आनंद को आगे किया जाए? नहीं, उसके बाद तो हमारे नेता ही हैं। माननीय बहन जी ने उनको राष्ट्रीय संयोजक बनाया है। माननीय बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। माननीय बहन जी की गाइडलाइन में हम सब लोग काम कर रहे हैं, और माननीय बहन जी की गाइडलाइन में हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय आकाश आनंद जी भी कर रहे हैं। और जहां तक है कि युवाओं में क्या पकड़ है, तो जरा बिहार की तरफ नजर उठा लीजिएगा। जिधर जा रहे हैं तो सर समाज का नौजवान बिल्कुल खड़ा हो जा रहा है, बहुजन समाज पूरा खड़ा हो जा रहा है, नौजवान खड़ा हो जा रहा है। तो वो तो हर समाज के नौजवानों के एक आइकान के रूप में सामने आ रहे हैं, नौजवान को मान्यता भी दे रहा है। बाकी बहुत सारी जो चीजें हुई, दोबारा वापस लाया गया, अशोक सिद्धार्थ को निकाला गया, वापस लाया गया। आपको लगता है कि पार्टी के भीतर अपने घर को ऑर्डर में लाने की एक कोशिश हो रही? देखिए, माननीय बहन जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि बहुजन समाज पार्टी में चाहे कोई घर का हो चाहे बाहर का हो, वो मेरे लिए एक तरीके से है। तमाम बहुजन समाज पार्टी में माननीय आकाश आनंद जी के अलावा भी लोग निकाले भी गए थे और वापस भी लिए गए थे। माननीय आकाश आनंद जी के अलावा भी तमाम लोग बाहर भी गए थे। अगर उनको ये महसूस हुआ कि मैंने कोई गलती की है तो माननीय बहन जी के सामने वो बात जब आई और माननीय बहन जी को लगा कि हाँ ये महसूस कर रहे हैं, तो उनको भी वापस लिया। उसी तरह आकाश भाई को वापस लिया गया है। तो आपको लगता है कि ये जो 9 तारीख की रैली है ये 2027 का आगाज है? हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, बूथ गठन कर रहे हैं 27 तैयारी के लिए, सेक्टर कमेटी बनाए 27 तैयारी के लिए, जो भी कार्य करेंगे 27 तैयारी के लिए करेंगे। लेकिन ये कार्यक्रम हम माननीय कांशीराम साहब को स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। किसी से कोई गठबंधन? अब वो निर्णय तो बहन जी का, अभी तक बहन जी ने हम लोग कहा है कि इस 2007 के तर्ज पर अकेले हम लड़ेंगे। जिस तरह के 2007 में हम लोगों ने एक जनता गठबंधन तैयार किया था, उसी तरीके फिर तैयार करके लड़ेंगे और जीतेंगे। आपके दल से निकले हुए, निकाले गए नेताओं को वापस लाने की कोई तैयारी? देखिए, अब उसके लिए तो वो निर्णय माननीय बहन जी के हाथ में है,
क्योंकि हमारे यहाँ नेता एक है, मान्य बहन जी, किसको लेना है किसको बाहर करना वो बहन जी का निर्णय होता है। कर रहे हैं? नहीं, अब वो जो भी करेंगे तो वो बहन जी से बात करेंगे, ऐसी कोई बात मेरे सामने किसी की नहीं आई है। तैयारी पूरी है आपकी? निश्चित है, क्योंकि पहले भी हमारे यहाँ नेता नहीं थे, हम कार्यकर्ताओं के बीच से लोगों को लड़ाए। बहुजन समाज पार्टी रूपी एक नर्सरी है जहां से तमाम नेता तैयार हुए हैं। लेकिन अगर वो आज बेटी बेटा के चक्कर में उन दलों को ढूंढ रहे हैं जहां पर परिवार के लोगों को बढ़ावा दिया जाए, तो उनके लोगों को ही जगह मिल सकती है। कुछ ऐसे नेता हमारे यहाँ जो गए हैं तो कहीं उनकी पत्नी लड़ रही, कहीं उनकी बेटी लड़ रही, कहीं खुद लड़ रही है, बसपा संभव नहीं है। उसके लिए कुछ दल है जहां पर वो सेटिंग जाके कर सकते हैं, क्योंकि वहां तो अभी देखोगे तो माननीय समाजवादी पार्टी में भी यादव समाज बेचारा सोचता मेरी पार्टी है, लेकिन एक भी यादव सांसद नहीं है। अगर हैं तो परिवार के लोग हैं, न एक भी लड़ा है। नारा तो पीडीए के देते हैं, लेकिन पूछ लो कि एक पाल सांसद है, नहीं है। एक यादव है, नहीं है। एक भी प्रजापति नहीं है, एक भी चौहान नहीं है, एक भी चौरसिया नहीं है। कौन सा पीडीए? अगर पूछोगे यादव कितने सांसद हैं? 5। कौन है परिवार के? परिवार दल अलायंस बना लो, काहे पीडीए का नाम देते हो? अगर पीडीए का नाम है तो जिस आजमगढ़ में मान्य बहन जी ने 89 में यादव ला के एमपी बनाया था रामकृष्ण यादव को, आज वहां आपको यादव नहीं मिल रहा, पूरे पूर्वांचल में यादव नहीं मिल रहा, सैफाइज भेजना पड़ रहा। पूर्वांचल में कोई यादव नहीं, आजमगढ़ में कोई यादव नहीं। वहां बहन जी ने रामकृष्ण यादव को सांसद बनाया, रमाकांत यादव को बनाया, और बीएसपी से ही मान्य मिश्र यादव सांसद हुए, रमाकांत यादव सांसद हुए, उमाकांत यादव सांसद हुए, बालेश्वर नाथ सांसद हुए, कैलाश नाथ यादव हुए, डीपी यादव हुए, लाइन से हुए थे बहुजन समाज पार्टी से 7 सांसद एक साथ। लेकिन जिसको यादव बेचारा समझता मेरी पार्टी है, वहां से तो एक टिकट ही नहीं दिया गया, बनने की तो बात छोड़ दो इसी चुनाव में। और मुझे लगता है उनको अपने कार्यकर्ताओं में भरोसा नहीं रह गया है, क्योंकि सब जो बसपा भगोड़े थे ज्यादा वही सांसद दिखाई पड़ेंगे। अब निगाह उठा के देख लो। ये तो एक समावेशी राजनीति हुई ना। पहले यादव आते थे तो आप लोग कहते थे खाली यादव है, नहीं, हम अब यादव को नहीं दिया नहीं, है और पिछड़े और ओबीसी को दिया। नहीं, तो कह रहे हैं कि ना देख लो, पिछड़ों के दिए हैं तो कोई पाल नहीं। हम कह रहे पिछड़े के दिए तो कोई पाल बता दो। पिछड़ा पाल नहीं है, प्रजापति नहीं पिछड़ा है, चौहान नहीं पिछड़ा है, चौरसिया नहीं पिछड़ा है, और यादव में खाली घर भर 5 लोग रहोगे, दूसरा यादव पिछड़ा नहीं है। अरे यादव बनाओ ना, तुम तो घर के बनाए हो। हम ये नहीं कह रहे हैं भाई यादव बनाओ, पाल बनाओ, चौहान बनाओ, चौरसिया बनाओ, प्रजापति बनाओ, ये नहीं बनेंगे। पीडीए का नारा दोगे, परिवार दल अलायंस, पी से परिवार, डी से दल, ए से अलायंस। ए से क्या बोलते हैं? कई मुस्लिम बोले हैं, ए से बोलते हैं अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक में कौन आता है? अल्पसंख्यक में तमाम लोग आते हैं, मुस्लिम भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है। कभी बोलेंगे ए से आधी आबादी, माताओं बहनों को, कभी बोलेंगे ए से अगड़ा, ए से आदिवासी। तो खुद नेताजी पहले तय करें ना कि पीडीए का क्या है मतलब, पी से क्या होता, पंडित होता पिछड़ा होता, ए से क्या होता, अल्पसंख्यक होता है कि आधी आबादी होती है कि आदिवासी होते हैं कि अगड़ा होता, खुद ही तय करके बता दें। आप बहुत आपके सुर बहुत तीखे हैं, लेकिन ये बताइए कि इस बार तो बसपा का भी वॉल पेंटिंग दिखाई दे रही है, बसपा की गाड़ियां घूमती हुई दिखाई दे रही हैं, तो क्या इसकी तैयारी आप, क्योंकि बहुत सालों से वॉल पेंटिंग नहीं दिखाई दी, गाड़ियां घूमती हुई नहीं दिखाई दी, जो हुआ बस उतना ही तक था कि मानवर कांसीराम साहब के अनुयायी जितनी ताकत से मानवर साहब पुण्यतिथि मना पाएंगे वो मनाएंगे। मानवर साहब अगर नहीं पैदा हुए होते, बहुजन समाज गठन नहीं किए होते, तो हम लोग राजनीति में आज भी नहीं आए होते, क्योंकि 1952 से वोट पड़ना शुरू हुआ है। और बीएसपी का गठन मानवर कांसीराम साहब ने 84 में किया है। 32 साल तक हम नहीं चुनाव लड़ने को पाए थे। हम मतलब हमारा समाज 78 ऐसी जाति पिछड़ी समाज के लोग थे, तमाम दल थे, लेकिन 78 ऐसी जाति के लोग थे जो चुनाव लड़ने को नहीं पाए थे। धन्यवाद देता हूं मानवर कांसीराम साहब मान्य बहन जी को, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई, एक नारा दिया कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जिनको पहले भी भागीदारी मिलती थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनको भी दिया, और जिनको कभी नहीं मिली उनको भी दिया। चाहे एससी रहा हो, एसटी रहा हो, पिछड़ा रहा हो, मुस्लिम रहा हो, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य रहा हो, सबकी भागीदारी देने का काम बहुजन समाज पार्टी ने दिया है। और सब समाज को सरकार में न्याय मिला है, कानून का राज चल रहा था, रोजगार मिला है। ये देखो वर्दी पहने घूम रहे हैं ना बेचारे, ये सब नया पद सृजित करके बहन जी ने दिया है। सफाई कर्मी 1,08,000 नया पद सृजित करके दिया है। पुलिस की भर्ती, मास्टर की भर्ती, गार्ड की भर्ती, कभी पर्चा नहीं लीक हुआ। आज तो हमारा नौजवान फार्म भरता है, जगह निकलती है, लेकिन जब परीक्षा देने पर्चा लीक हो जा रहा है। वो चाहे जिस समाज के बच्चे हों, चाहे ब्राह्मण समाज के हों, क्षत्रिय समाज के हों, पिछड़े समाज के हों, एससी एसटी हों, अब उन परिवार के ऊपर क्या बीतती है जो अपने बच्चों को उन्होंने खूब खुशी में नौकरी निकली, पर्चा देकर फार्म भर के भेज दिया परीक्षा के लिए, वहां पहुंचते पता लगी पर्चा लीक हो गया। समाज में मायूसी है। आज चाहे किसान हो, नौजवान हो, छात्र हो,
सब परेशान है। ये सारे मुद्दे आप निश्चित है कि यहाँ की उत्तर प्रदेश की आम जनता ने 7 से 12 तक बहन जी की सरकार को भी देखा है, और 12 से 17 तक समाजवादी को भी देखा है, और 17 से 8 तक बीजेपी को भी देख रहा है। आज उत्तर प्रदेश की आम जनता कह रही है हमें तो वही बीएसपी लौटा दो जिस सरकार में पर्चा नहीं लीक हुआ, जिस सरकार में 5000 प्राथमिक विद्यालय बनाए गए, विद्यालय खत्म नहीं किए गए, आज तो खत्म किए जा रहे हैं। 5000 प्राथमिक विद्यालय बनाए गए, हाई स्कूल विद्यालय बनाए गए, इंटर कॉलेज बनाए गए, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाए गए, आईटीआई कॉलेज बनाए गए, होम्योपैथिक कॉलेज बनाए गए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए गए, शकुंतला मिश्रा महाविद्यालय बनाया गया जहां हमारे मूक बधिर बच्चे भी पढ़ते, अच्छे बच्चे भी पढ़ते हैं। आज कितने बन रहे हैं? आज आम जनता कह रही है हमें वो सरकार चाहिए जिस सरकार में अधिकारी टाइम पर ड्यूटी पे आ जाता था 10 बजते ही पहले। आज तो पता नहीं लगता अधिकारी कै बजे आ रहा। हमें वो सरकार चाहिए जिस सरकार में कानून का राज चलता था, जिस सरकार में अधिकारी टाइम पे आता था, जिस सरकार में बच्चे पढ़ते थे। सरकार भी तो कह रही है कि कानून का राज है। कहाँ? पूरा अगर कानून का राज, अपराधी डरे हुए हैं, थाने में माफी मांग रहे हैं, गले में तख्ती लटकाए घूम रहे हैं। ये सरकार का भी तो अगर ऐसा है तो बांदा में 3 साल निषाद की बेटी के साथ रेप करके हत्या क्यों हो जाती है? कौशाम्बी में पाल समाज की बेटी के साथ दुष्कर्म होता है, उसके बाद आपके यही फैजाबाद में एक बेटी के साथ रेप करके आंखें फोड़ दी जाती हैं। अभी गोंडा में एक किसान परिवार पासी समाज के लोग, पति की तबीयत खराब होती, पत्नी लेकर के जाती, रात के वापस आती है तो बेटी निवस्त्र मिलती है, बिना कपड़े की मिलती है, हत्या हुई मिलती है दिन में 11 बजे। अभी फिरोजाबाद गया था एक बघेल समाज की बेटी, बघेल हमारे बकरी चरा रहे थे, चाय पीने गए, बेटी कहा बेटी देखो, आधे घंटे में वापस आए, उसकी मृत लाश मिलती है। अभी गाजियापुर में गया था, अभी मैं आपके इधर गया था आजमगढ़, जनता का गुस्सा है कि जो बिना मिलाए, मैं गया परिवार से मिलने के लिए, 20,000 लोग आ गए। पत्रकार ने पूछा ये भीड़ क्यों है? हमने कहा ये भीड़ में बुलाया नहीं हूं, न तेल दिया न गाड़ी। ये सरकार के प्रति गुस्सा है और बहुजन समाज पार्टी के प्रति समर्पण है लोगों का बहनी के प्रति। को भी ये गुस्सा दिखाई देगा लखनऊ की, जहां लखनऊ चलो का नारा दिख रहा है दीवारों पर। वो तो मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि माननीय कांशीराम साहब के अनुयायी जो भी हैं वो सब वहां पहुंचेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, अपने संसाधन से पहुंचेंगे। देखा दोस्तों किस तरीके से उन्होंने जवाब दिया। देखिए दोस्तों, मनोबल तो पूरा बढ़ा हुआ है और काम भी कर रहे हैं, कार्य भी कर रहे हैं, गाँव घूम के कहीं कुछ हो रहा है तो वहाँ पे पहुँच भी रहे हैं समय से और उनको न्याय दिलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि 2027 में बसपा का जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ेगा और बसपा सरकार बनाएगी क्या? आपका जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।